नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौसम और जलवायु अनुसंधान के 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम ने कहा है कि भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। 21वीं सदी का भारत कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहा है, आज का दिन इसका भी प्रतिबिंब है। आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों को तराश रहा है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं। ये 3 सुपर कंप्यूटर्स दिल्ली, पुणे और कोलकाता में इंस्टॉल किए गए हैं। आज ही देश के लिए अर्का और अरुणिक 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स का उद्घाटन भी किया गया है। मैं इस अवसर पर देश के वैज्ञानिक समुदाय को, इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में मैंने युवाओं के लिए 100 दिन के अलावा 25 अतिरिक्त दिन देने का वादा किया था। उसी क्रम में आज मैं ये सुपर कंप्यूटर्स देश के मेरे युवाओं को डेडिकेट करना चाहूंगा। भारत के युवा वैज्ञानिकों को ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी भारत में ही मिले, इस दिशा में ये सुपर कंप्यूटर्स अहम भूमिका निभाएंगे। आज जिन 3 सुपर कंप्यूटर्स का लोकार्पण हुआ है, फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी तक ये एडवांस रिसर्च में मदद करेंगे। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड भविष्य की दुनिया को देख रहा है। साथियों, आज डिजिटल रिवॉल्यूशन के इस दौर में कंप्यूटिंग कैपेसिटी नेशनल कैपेबिलिटी का पर्याय बनती जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च के अवसर, इकोनॉमी के लिए ग्रोथ के अवसर, राष्ट्र का सामरिक सामर्थ्य, डिजास्टर मैनेजमेंट की कैपेसिटी, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी पर निर्भर न हो। ये इंडस्ट्री 4.0 में भारत की सफलता का सबसे बड़ा आधार है। इस रिवॉल्यूशन में हमारा शहर बिट्स और बाइट्स में नहीं, बल्कि टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स में होना चाहिए। और इसलिए
आज की ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में सही गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया है और इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन अगर किसी पार्टी ने डाला है तो वो कांग्रेस ने डाला है। 70 साल तक कांग्रेस और एनसी ने जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र से दूर रखा। राहुल गांधी ने अभी बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में बाहर वाले राज करें। उनका इशारा अपने एलजी साहब की ओर है। राहुल बाबा, आपको जो भाषण लिख कर देते हैं ना, वो आपको सच नहीं बताते। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन अगर किसी एक पार्टी ने डाला है तो वो कांग्रेस ने डाला है। कांग्रेस ने डाला है। आप हमें कह रहे हो, और मनोज सिन्हा जी तो भारत के हैं। राहुल बाबा, आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है। आपको जम्मू और कश्मीर माफ नहीं कर सकता। और मैं बताता हूं राहुल बाबा, हम तो वो पार्टी के कार्यकर्ता है जिसका नारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। जोर से बोलो, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। वो कश्मीर हमारा है जो सारे का। आपने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया। भाइयों बहनों, 70 साल तक ये दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र से दूर रखा। मोदी जी आए, अब पंच सरपंच भी जीत रहा है। ब्लॉक के चुनाव हुए, जिले के चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर के 30,000 से ज्यादा लोग लोकतंत्र से चुनकर अपना राज करें। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कांग्रेस एनसी की सरकार में पंच सरपंच के चुनाव होते थे क्या? अरे जोर से बोलो, होते थे? ब्लॉक के चुनाव होते थे? जिले के होते थे? ये चुनाव कराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे आपने तो हमारे युवाओं के हाथ में बंदूकें थमा दी, मशीन गनें थमा दी। उमर साहब, मैं भी आज यहां पर कहकर जाता हूं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मढ़ में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आने के बाद वाला ये पहला चुनाव है। आप क्या चाहते थे कि 370 इस देश से हट जाए? जोर से बोलो, चाहते थे या नहीं चाहते थे? अब एक कांग्रेस और एनसी कहते हैं कि वो जीतेंगे तो धारा 370 वापिस लाएंगे। मुझे बताओ मड वालों, लाना चाहिए क्या? एक कश्मीर में दूसरा झंडा वापिस लाना चाहते हैं, लाना चाहिए क्या? ये दलितों का, ओबीसी का, पहाड़ियों का, गुर्जर का रिजर्वेशन समाप्त करना चाहते हैं, करना चाहिए क्या? ये राहुल बाबा ने कहा है, अमेरिका जाकर अंग्रेजी में कहा कि हमारे यहां दलित और ओबीसी का, आदिवासियों का विकास हो चुका है,
रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, आपको हम रिजर्वेशन को हटाने नहीं देंगे, नहीं देंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी और एनसी कहते हैं कि हम पाकिस्तान से वार्ता करेंगे। वो पाकिस्तान के साथ इलू इलू करना चाहते हैं। करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए। ये दूर खड़े हुए लोग बोलो, करना चाहिए। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे, मेरे मड वालों के साथ वार्ता करेंगे, मड वालों के साथ। भाइयों बहनों, ये कहते हैं कि एलओसी पर फिर से व्यापार चालू करेंगे। एलओसी पर व्यापार चालू कर फारूक साहब ने आतंकवाद के लिए यहां पैसा लाया। मोदी जी ने बंद। उधर जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 45 में देश आजाद हुआ। लंबे समय तक देश के अंदर कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने अयोध्या की समस्या का समाधान नहीं होने दिया। आप सबने, भारतवासियों ने मोदी जी पर विश्वास किया और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार बनने, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के तुरंत बाद 500 वर्षों की समस्या ऐसे समाधान हुई जैसे कि वो समस्या ही नहीं थी। आज तो अयोध्या में 5 सदी के बाद फिर से अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। जो समस्या है उसके लिए बहाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बहाना बना करके देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है और यही कारण है देश में आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, क्षेत्रवाद की हो, भाषावाद की हो, ये जितना भी विभाजन की बीज हैं, ये सभी विष बेल को बोने का कार्य, उसको पलवित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया। हिंदुओं को कमजोर करने का पाप किया और इनके पाप का परिणाम है ये आतंकवाद। कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी और जम्मू कश्मीर में उसके साथ सहयोगी दलों की सरकारें चल रही थी, तब पत्थरबाजी की घटना होती थी। धड़ल्ले से यहां पर किस तरह की घटनाएं होती थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से मोदी जी के आने के बाद गृह मंत्री के रूप में माननीय अमित शाह जी के आने के बाद आतंकवाद अंतिम श्वास गिन रहा है और पत्थरबाज पूरी तरह गायब हो गए हैं। बहनों भाइयों, ये परिवर्तन है, समाधान है। जिस जम्मू कश्मीर के लिए 1953 में
जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने एक नारा दिया था पूरे देशवासियों के लिए, वह नारा एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत माता का हर सच्चा सपूत इसके लिए लड़ता रहा, कार्य करता रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 370 सदैव के लिए समाप्त कर दिया, 35 डेज सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आतंकवाद की नर्सरी समाप्त हो गई। अन्यथा ये कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे। और वेयर हाउस से यहां का नौजवान जिसकी ऊर्जा यहां के विकास में लगनी चाहिए थी, जिसकी प्रतिभा का लाभ देशवासियों को मिलना चाहिए था, उस पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तबाह करके रख दिया था। बहन और भाइयों, क्या नहीं था हमारे जम्मू कश्मीर के पास, क्या नहीं था हमारे पास। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम जब बात करते हैं तो सचमुच मुझे उन महान विभूतियों की याद आती है। महाराजा हरि सिंह जिन्होंने पहचान दिलाई थी। महाराजा हरि सिंह का शासन केवल यहीं तक नहीं था। और याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। काबुल तक का शासन महाराजा हरि सिंह के पास था। तिब्बत में डोगरा सेना रहा करती थी। कौन नहीं जानता है पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के प्रति किसके मन में सम्मान का भाव न हो। और जब तबालई यहां घुस करके आतंक फैलाना चाहते थे, तब ब्रिगेडियर हरि सिंह ने, तब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट का नारा भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया था। इतनी महान परंपरा, इतनी महान परंपरा जिसने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया था, जिन्होंने अपने बलिदान से, अपने लहू से सींच करके इस धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को बनाया था, आज उसे मजहबी उन्माद का जो एक कोर है उसमें बदलने का पाप ये कांग्रेस, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया है। ये पाप करने वाले लोग जो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, देश के संसाधनों का उपभोग कर रहे थे, उनको सबक सिखाने का चुनाव है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा। उधर मुरादाबाद के कुंदरखी से पूर्व सपा विधायक हाजी रिजवान के परिवार के 3 सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से कटने के आरोप पर जिला प्रशासन ने जांच कर स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें उन्होंने पूर्व सपा विधायक के आरोपों को निराधार बताया है। आपको सुनाते हैं प्रशासनिक अधिकारी ने क्या कुछ कहा। पार्टी द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें कुंदरखी विधानसभा से संबंधित कुछ उनकी शिकायतें थी, वो जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था। आज सुबह अखबार के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि पूर्व विधायक श्री रिजवान द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उनके ही परिवार के कुछ सदस्यों जैसे उनके पिताजी के नाम काट दिए गए। उसी क्रम में आज उप जिलाधिकारी जिलारी के माध्यम से संबंधित बूथ जो कि बूथ क्रमांक 361 है उस पर जांच कराई गई
इनके परिवार के सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची में पाए गए। इनके पिताजी का नाम क्रमांक 152 पे दर्ज है और इनके 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्रों के नाम इसमें दर्ज है। विधायक जी का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। इनके एक पुत्र का नाम हाउस टू हाउस सर्वे में ये पाया गया कि 156 नंबर पर मोहम्मद नासिर पुत्र मोहम्मद रिजवान के नाम से दर्ज है और दूसरा 159 पे मोहम्मद उवैस के नाम से दर्ज है। और हाउस टू हाउस सर्वे में जब ये पाया गया कि दोनों के फोटो समान हैं तो इनकी सहमति से उनके द्वारा यह बताया गया कि हमारा पूर्व में जो 156 नंबर क्रमांक है वो सही है, दूसरी एंट्री गलत है, तो उसके लिए फॉर्म 7 भरा गया। बाकी और किसी भी इनके परिवार के सदस्य का नाम नहीं भरा गया। और इसी तरह पूरे कुंदरकी विधानसभा में हाउस टू हाउस सर्वे में एक एक घर जाकर के बीएलओ ने जांच की है। जांच के पश्चात ही उधर गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। सूरजपुर पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही बता दें कि आरोपी की पहचान संभल के गांव ढकारी के रहने वाले रवि शर्मा के रूप में हुई है। आरोपी रवि शर्मा अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाकर लूट जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर नोएडा की सेक्टर 126 पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से 4 मोबाइल और लूट में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की है। पुलिस को पीड़ित ने सूचना दी थी कि बाइक सवार जो है लुटेरे उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए और मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस बीच जो है पुलिस ने इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजस्थान के गोविंदगढ़ के रहने वाले राहुल और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले अशोक के रूप में हुई है। पुलिस ने रायपुर तिराहे के पास पुश्ता रोड सेक्टर 126 के पास से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोग राह चलते लोगों से मोबाइल छीनते थे और अपनी बाइक से फरार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।